घोर काली अंधेरी रात में दूर दूर तक रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। रात मानो काले सागर की तरह चारों ओर फैली हुई थी। उस पर भयानक सी आवाज करती हवा का शोर पूरे बदन में मानो डर से कपकपी पैदा कर रही थी। हर तरफ खौफ और जान का खतरा मुझ पर मंडरा रहा था। मेरा नाम राहुल है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। हर दिन की तरह मैं अपने घर पर एक केस पर रिपोर्ट बनाने की तैयारियों में था कि तभी मेरे दोस्त गौरव की कॉल से मेरा ध्यान हटा। मैं कोस रहा हूँ उस पल को जब वो कॉल आया था और उसने बोला कि जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ, कोई बहुत जरूरी बात बताने को कह रहा था। गौरव एक जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ था जो जंगलों में जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के लिए घने जंगलों में रहता था। काफी दिनों बाद गौरव ने राहुल को कॉल करके अपने पास बुलाया था। बहुत जरूरी बात सुनकर राहुल ने ज्यादा देर नहीं की और उसी दिन गौरव से मिलने के लिए निकल गया। गौरव ने कॉल पर ही आने की सारी जानकारी राहुल को बता दी थी कि शहर से एक ही बस यहाँ आती है, पर बस किसी कारण समय पर ना आने के कारण राहुल को वहां पहुंचने में अंधेरा हो गया था और अभी राहुल इस घने जंगल में बिल्कुल अकेला रास्ते की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 237। अपनी ही उधेड़ बुन में राहुल जंगल की पगडंडियों से बेतहासा भागे जा रहा था। जंगल की डरावनी आवाजों और मन में चल रहे भयानक ख्यालों से राहुल पहले ही बहुत डरा हुआ था कि तभी बिजली की गति से उसके सामने से कोई गया। ये देखकर राहुल की मानो सांसें तक रुक गई थी। बिना हिले डुले राहुल चारों तरफ देखने लगा। मन ही मन में राहुल सोच में पड़ गया था कि कुछ तो था, शायद कोई जानवर या फिर भूत प्रेत। एक बार फिर राहुल ने भागना शुरू किया। भूत प्रेत के ख्याल से ही राहुल के दौड़ने की गति तेज हो चुकी थी। बिना मंजिल और रास्तों के यहाँ वहां भटकता हुआ राहुल काफी थक चुका था और जंगल के काले घने अंधेरे में सब कुछ देख पाना राहुल के लिए अब काफी मुश्किल हो चुका था। काफी दूर जाने के बाद राहुल एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। हांफता हुआ राहुल बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने को हुआ तो पानी भी खत्म हो चुका था। राहुल पानी की बोतल को बैग में रखने को अभी हुआ ही था कि चारों तरफ झाड़ियों में होती सरसराहट से एक बार फिर राहुल डरा हुआ चारों तरफ घूमकर देखने लगा कि तभी मोबाइल की रोशनी में ही राहुल ने देखा जैसे कोई पेड़ पे उल्टा लटका हुआ हो और उसके बाल जमीन को छू रहे हों। ये देखकर राहुल की जान हलक में आ गई। भगवान को न मानने वाला राहुल तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में मन शांत हुआ और राहुल को थोड़ी हिम्मत भी आ गई। आंखें खोली और मोबाइल की उसी कम रोशनी में थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो बरगद की एक जड़ हवा में लहराती हुई राहुल को दिखी। ये देखकर राहुल की जान में जान आई। अभी इस डर से राहुल निकला ही था कि एक अजीब सी आवाज राहुल के पीछे वाली झाड़ियों में आने लगी। मोबाइल की रोशनी में राहुल डरा हुआ उसी तरफ देखने लगा कि तभी झाड़ियों में दो चमकती हुई आंखें देख राहुल की मानो रूह तक डर गई। घने अंधेरे में सिर्फ वो भयानक चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। ये भी पहचान पाना मुश्किल था कि ये कोई जानवर था या कोई शैतान। बड़ी बड़ी दो चमकती भयानक आंखें देख राहुल जंगल की तरफ भागा। भागता हुआ राहुल कई बार मुड़कर देखता
तो लगातार वो भयानक आंखें राहुल को घूरे जा रही थी। काफी दूर भागने के बाद राहुल एक खंडहर पड़ चुके कुएं के पास पहुंचा। लगातार भागने के कारण प्यास से राहुल का गला तक सूख चुका था। उस कुएं में पानी है या नहीं, ये देखने के लिए राहुल झुककर उस कुएं में देखने को हुआ तो अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना बिल्कुल संभव नहीं था। साथ ही पड़े पत्थरों से राहुल ने एक पत्थर कुएं में फेंका। कुएं में पानी तो था, पर पानी निकालने का कोई भी साधन आसपास नहीं दिख रहा था। राहुल कुएं की मेड़ के पास खड़ा होकर हाथ से टटोलकर बाल्टी या रस्सी ढूंढने लगा। अभी राहुल रस्सी ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल डर से चिल्लाता हुआ पीछे हटा। राहुल ने पलटकर पीछे देखा तो छोटी सी चिमनी हाथ में लिए एक महिला खड़ी थी। उसके पहनावे से लग रहा था मानो कोई बंजारन थी। उसके चेहरे पर बहुत से झुर्रियों के निशान काफी डरावने लग रहे थे। राहुल को ये देखकर लगा कोई प्रेत आत्मा है जो इस कुएं की रखवाली करती होगी। राहुल डर से पीछे हटने लगा, पर राहुल का यह अनुमान बिल्कुल गलत था। राहुल की तरफ देखते हुए उस औरत ने बताया कि गौरव बाबू तो शहर से बाहर चले गए हैं। आपकी बस बहुत देरी से आई। मैं आपको लेने बस स्टैंड गई थी। जब बहुत देर इंतजार के बाद भी बस नहीं आई तो मैं जंगल में लकड़ियां लेने चली गई थी। ये सुनते ही राहुल ने थोड़ा हैरत से पूछा, पर मेरी तो गौरव से कल ही बात हुई थी, अचानक शहर क्यों चला गया? इस पे उस औरत का बताना था कि मालूम नहीं साहब, मुझे बताकर नहीं जाते। राहुल ने ये सुनते ही उस औरत के बारे में पूछा तो उस औरत का बताना था कि गौरव बाबू के यहाँ काम करती है। ये कहकर वो लकड़ियों का गड्ढर उठाकर आगे जाने लगी। राहुल भी चुपचाप बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद राहुल ने फिर पूछा, क्या यहाँ हमेशा ही इतना डरावना अंधेरा रहता है? इस पे उस महिला का बताना था कि यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है और जंगल के बीचों बीच होने के कारण यहाँ ज्यादा ही अंधेरा रहता है। पर आप चिंता ना करें, आपके खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगी। ये सुनकर राहुल चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चलता रहा। थकान से अब दिमाग ने सोचना भी बंद कर दिया था। कुछ ही देर बाद वो एक खंडहर पड़ चुके मकान के सामने खड़े थे। सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिराकर उस औरत ने बोला, लो साहब, आ गया घर। आप मुंह हाथ धोकर आराम करो, तब तक मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। राहुल बुत बना उस खंडहर पड़ चुके घर को देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, क्या सच में गौरव यहाँ रहता है? कितनी भयानक जगह है। खिड़कियां टूटी फूटी हुई, दरवाजे पर दरारें इतनी ज्यादा थी कि दरवाजे का होना ना होना एक बराबर लग रहा था। आसपास बस घना जंगल और दूर दूर तक इंसानी बस्तियों का कोई निशान तक ना था। राहुल को ऐसे सोच में खोया देख उस औरत का बताना था कि यहाँ आपके शहर जैसे मकान नहीं मिलेंगे। जंगल में ये जगह मिल गई यही बहुत है, वरना पहले गौरव बाबू तंबू लगाकर रहते थे। राहुल ने ये सुनते ही पूछा, ये घर किसका है? तो उस पे उस महिला का कहना था कि पता नहीं साहब, बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था। मैं जंगल में लकड़ियां लेने आती रहती हूँ तो अक्सर इधर से गुजरती हूँ। ये घर गौरव बाबू को मैंने ही बताया था। इसी बात से खुश होकर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। उस महिला की बातें सुनकर राहुल को थोड़ा शक हो रहा था। तभी एक बार फिर राहुल ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? यहाँ दूर दूर तक जंगल में इंसानी बस्ती भी नहीं है। राहुल के इस सवाल पर उस महिला का बताना था कि जंगल से थोड़ी ही दूर एक बस्ती है जहाँ वो रहती है। राहुल ने घर की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर पूछा, तुमने गौरव को अपनी बस्ती में घर क्यों नहीं बताया? इस पे उस महिला का बताना था कि बताया था साहब, पर वो बोला कि मेरा काम इन जंगलों में है, इसलिए यहीं रहूंगा। उस महिला की आवाज राहुल को सामान्य लगी थी। अब राहुल को उसकी बातों पर यकीन हो गया था। अस्वस्थ होकर वो मकान के अंदर चला गया।
रसोई घर से ठीक सामने एक कमरा था जहां से लालटेन की होती कम कम रोशनी में राहुल उसी रूम में चला गया। कमरा अंदर से काफी साफ लग रहा था। राहुल ने अपना बैग रखा और सामने दीवार के साथ लगे बेड पर बैठ गया। अभी राहुल थका हुआ बैठा उस कमरे को देख ही रहा था कि तभी अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज हुई। राहुल ने कमरे में बैठे हुए ही आवाज लगाते हुए पूछा, सब ठीक है ना? राहुल के पूछने पर रसोई घर से कोई आवाज नहीं आई। राहुल के मन में एक बार फिर भयानक ख्याल चलने लगे थे। राहुल उठा और धीरे धीरे रसोई घर की तरफ जाने लगा। अभी राहुल रसोई घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था तो कमरे की खिड़की के बाहर लालटेन की होती मंद मंद रोशनी में एक साया दिखाई दिया। राहुल बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ डर से उसी तरफ देखने लगा कि तभी वो साया पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। डरा हुआ राहुल चुपचाप वहीं खड़ा मानो पत्थर हो गया हो कि तभी दूर जंगल में जंगली जानवरों की रोने की आवाजों से पूरा जंगल गूंज उठा। एक साथ सभी जानवरों की रोने की आवाज काफी भयानक लग रही थी। चारों तरफ घना जंगल, डरावनी आवाज करती हवा और चारों तरफ जानवरों के रोने का शोर राहुल के मन में और भी दहशत पैदा कर रहा था। खिड़कियों के टूटे पलड़े हवा के झोंकों से चरमराहट की आवाज करते हुए कभी बंद होते और कभी खुल जाते। राहुल खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की से बाहर झांकने को अभी हुआ ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा उसे ही घूर रहा है। डर से राहुल की मानो सांसें तक रुक गई। हिम्मत करता हुआ राहुल जैसे ही पीछे पलटा तो एकदम डर से चीख पड़ा। पर दूसरे ही पल उस औरत ने राहुल को संभालते हुए बोला, अरे साहब, मैं हूं, माचिस की तीली खत्म हो गई है, आपके पास माचिस है क्या? डर से राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। राहुल ने कांपते हुए हाथों से अपनी जीन्स की दोनों जेब टटोली और एक जेब से लाइटर निकालकर उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। लाइटर लेकर वो औरत कमरे से बाहर चली गई। राहुल फिर से उसी वीरान जंगल की तरफ देखने लगा। जंगल के दानव आकार के पेड़ बड़े ही भयानक लग रहे थे कि तभी राहुल की नजर बरगद के एक पेड़ पर पड़ी, जिसपे सफेद रंग की एक आकृति देख राहुल कमरे से बाहर निकला और उसी पेड़ की तरफ तेज गति से भागने लगा। अंधेरा इतना था मानो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। राहुल उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा ऊपर उसी आकृति को देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कानों के बिल्कुल करीब किसी ने बोला, एकदम से राहुल ने मुड़कर जैसे ही पीछे देखा तो एक जोर से किसी ने राहुल को धक्का दिया। राहुल जमीन पर गिरते ही तिलमिलाता हुआ उठा और चारों ओर मोबाइल की रोशनी में देखने लगा, पर वहां दूर दूर तक उसके सिवा और कोई नहीं था। अब तक हर घटना को विज्ञान से जोड़ने वाले राहुल को आज ना जाने क्यों अपनी दादी द्वारा सुनाई भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन होने लगा था। डर से पसीने की बूंदें उसके माथे पर साफ झलक रही थी। डरा हुआ राहुल घर की तरफ दौड़ा। अभी 4 कदम ही आगे गया था कि तभी उसके गले में अचानक एक फंदा अपने आप कसने लगा और एक तेज झटके के साथ ही किसी ने उसे उसी बरगद के पेड़ के ऊपर खींच लिया। राहुल हाथ पैर चलाता हुआ
बरगद के पेड़ की जड़ से बंधा हवा में झूल रहा था। वो जड़ें राहुल के गले में कसती जा रही थी कि अचानक जड़ों की पकड़ अपने आप ही ढीली हुई और राहुल धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा। खांसता हुआ राहुल बदहवास सा वहां से घर की तरफ भागा। अभी 10 कदम आगे गया होगा कि एकदम से आंखें बड़ी बड़ी करता हुआ रुक गया, क्योंकि सामने का मंजर देखकर राहुल की सांसें थम गई थी। जिस कुएं के पास उसे वो औरत मिली थी, वही औरत अभी भी उसी कुएं की मुडेर पर खड़ी राहुल को घूर रही थी। पर अभी उसका इतना भयानक रूप देखकर बिल्कुल समझ पाना मुश्किल था कि ये वही औरत थी जिसके साथ राहुल अभी अभी आया था। बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका चेहरा और धसी हुई बिना पुतली वाली आंखें लिए और चेहरे पर हरे रंग के जख्मों के निशान देखकर राहुल काफी डर चुका था। राहुल कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वो औरत किसी जानवर की तरह उछलती हुई राहुल की तरफ बढ़ी। डर से राहुल पीछे होने लगा और दूसरे ही पल वो औरत जानवर की तरह गुर्राती हुई राहुल पर झपट पड़ी। उस औरत का हाथ राहुल के गले में पहने एक धागे पर लगा, जिससे तिलमिलाती हुई वो औरत दूर जा गिरी और चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गई। राहुल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी राहुल ने दोनों हाथों को गर्दन पर लगाया तो उसके गले में वो बजरंगबली के मंदिर का धागा था, जिसे उसकी माँ ने ये कहकर पहनाया था, बेटा, भले ही तू भगवान को नहीं मानता, पर फिर भी उसके लिए सब उसकी संतान है। कभी तू किसी मुसीबत में होगा तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। राहुल ने राहत की सांस ली और आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद किया। आज उसे भगवान और भूत दोनों पे यकीन हो चुका था। राहुल को गले में पड़ी सोने की चैन से कीमती अब वो सूत का धागा लग रहा था, जिसकी वजह से अब तक वो इस भयानक जंगल में जिंदा खड़ा था। अचानक राहुल को गौरव का ख्याल आया। वो गौरव से की हुई सभी बातों को फिर से याद करने लगा कि गौरव ने कहा था यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है और वो ही बस रात को मुसाफिरों को लेकर वापस शहर चली जाती है। इस हिसाब से तो गौरव उसी बस में जाता जिससे राहुल आया था। इससे राहुल समझ चुका था कि गौरव शहर गया ही नहीं था। राहुल डरा सहमा सा उसी घर की तरफ चल पड़ा। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घर में जल रहे लालटेन अब बुझ चुके थे। राहुल एक बार फिर उसी खंडहर हो चुके मकान के बाहर खड़ा था। चारों ओर गुप्त अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर राहुल ने घर के अंदर प्रवेश किया। मोबाइल की कम रोशनी में राहुल ने पूरे घर का मुआयना किया। घर में गौरव का कई सामान मिला, जिसमें एक डायरी भी थी जिसकी लास्ट एंट्री आज सुबह की थी, जिसमें लिखा था आज की कामयाबी का जश्न अपने अजीज दोस्त के साथ। ये पढ़कर राहुल समझ चुका था कि आज सुबह तक गौरव यहाँ ही था। ऐसी कौन सी कामयाबी थी जो वो मुझे बताना चाहता था। वो जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटियों से मिलने वाली दवाइयों के बारे में एक बार बता भी रहा था। ऐसे अनेक सवाल राहुल के मन में घूम रहे थे। राहुल अभी ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की दरार से वो ही चमकती आंखें एक बार राहुल को फिर दिखी। राहुल डरता हुआ दरवाजे तक गया। जब दरवाजा खोलकर मोबाइल की रोशनी में देखा तो वहां कोई नहीं था। राहुल वापस आने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि एक बार फिर राहुल की डर से चीख निकल गई, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने वही भयानक औरत खड़ी थी। मोबाइल के गिरने से पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया था। बाहर बहुत सारे कौओं की आवाजें आने लगी।
इन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों कौवे एक साथ आवाज कर रहे हों। डरता हुआ राहुल हाथ से टटोलता हुआ मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसके हाथ में जमीन पर गिरा लाइटर लगा। लाइटर जलाते ही लाइटर की रोशनी में राहुल ने चारों ओर देखा तो पूरे कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। राहुल मोबाइल ढूंढने के लिए जमीन की तरफ झुका तो अलमारी के बीच मोबाइल देखकर राहुल उस तरफ अभी जाने को हुआ ही था कि अलमारी और उसके साथ रखे टेबल के पीछे राहुल को एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अलमारी को जरा सा हटाकर राहुल ने वो दरवाजा खोला तो ये कोई तहखाना था जिसकी सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। आगे बढ़ने के लिए राहुल ने टेबल को हटाया तो टेबल पर रखी लालटेन लुढ़कती हुई तहखाने की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। लालटेन के गिरने की आवाज से राहुल समझ चुका था कि सीढ़ियां काफी अंदर तक जा रही हैं। राहुल ने मोबाइल की लाइट जलाई और नीचे जाने लगा। अभी राहुल ने 2 या 3 सीढ़ियां उतरी होंगी कि लालटेन के गिरने से गिरे केरोसिन पे राहुल फिसला और नीचे लुढ़कता हुआ उस तहखाने में जा गिरा। दर्द से कराहता हुआ राहुल उठने की कोशिश करने लगा तो उसके हाथों के साथ कुछ छुआ। ये किसी की लाश थी। राहुल के डर से हाथ पैर कांप गए क्योंकि राहुल के मन में गौरव चल रहा था। दूर गिरा मोबाइल उठाकर राहुल ने रोशनी में उस लाश का चेहरा देखा तो राहुल की चीख निकल गई क्योंकि ये वही औरत थी जिसके साथ राहुल इस घर में आया था। राहुल डर से पीछे की तरफ हटा तो एक बार फिर किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिरा। डरते हुए मोबाइल की रोशनी में देखा तो कुर्सी से बंधा हुआ और कोई नहीं, गौरव था। राहुल एकदम से उठा और गौरव को छूकर देखने लगा। राहुल की सांस में सांस आई क्योंकि गौरव अभी जिंदा था। राहुल ने गौरव को खोला और जोर जोर से झंझोड़ने लगा। धीरे धीरे गौरव होश में आया और राहुल को सामने देख गले से लग गया। राहुल ने गौरव को देखते हुए पूछा, कल तक तो सब ठीक था, ये सब अचानक कैसे हुआ? तुम्हें किसने बांधा है और ये औरत कैसे मरी? तभी गौरव ने बताना शुरू किया। 2-3 सालों से मैं जंगल में रहकर यहाँ पाए जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा था जिसके बारे में सिर्फ ये औरत जानती थी। ये भी जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी और मेरी मदद किया करती थी। एक दिन मुझे सफलता मिल ही गई जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा था। मैंने एक ऐसी दवाई बना ली थी जिसके सेवन से इंसान हमेशा जवान रह सकता था। यही जरूरी बात बताने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। पर ऐसी ही एक कॉल मैंने आयुर्वेदिक संस्थान में भी की थी, पर वो बिना पूरी बात जाने यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। मजबूरन मुझे सारी बातें उन्हें बतानी पड़ी। मैं इसी चेयर पर बैठा आगे की योजना बना रहा था कि तभी ये औरत चाय लेकर आई। चाय पीते ही मेरा सर चकराने लगा और जब आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ बंधा हुआ पाया। इस औरत ने सारी बातें सुन ली थी और मुझसे उस दवाई के बारे में पूछने लगी। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अभी इस दवाई का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं किया गया है और यहाँ रखी सारी दवाइयाँ खाने लगी। थोड़ी ही देर में अचानक इसके पूरे शरीर का रंग बदलने लगा और आंखें अंदर की ओर धंसने लगी। मैं बंधा होने की वजह से कोई मदद नहीं कर पाया और मेरे सामने ही ये औरत तड़फ तड़फ कर मर गई। गौरव की ये सारी बातें राहुल के अलावा कोई और भी सुन रहा था। पीछे होती आवाज सुनकर राहुल ने मोबाइल की रोशनी में देखा तो वही औरत बिल्कुल उनके पीछे खड़ी थी, जो पीछे खड़े दोनों को गुस्से से घूर रही थी। उसकी लाश फर्श पर गिरी थी। लालटेन के गिरने से केरोसिन पूरे फर्श पर फैल चुका था। जैसे ही वो औरत गौरव पर झपटी, राहुल ने केरोसिन पर लाइटर जलाकर फेंक दिया। हल्की सी चिंगारी पाते ही उस पर आग लग गई। लाश में आग लगते ही एक भयानक चीख के साथ
वो औरत भी गायब हो गई। गौरव और राहुल ये देखकर बाहर की तरफ भागे। थोड़ी ही देर में आग पूरे घर में फैल चुकी थी और आग से पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। खौफ की वो रात बीत चुकी थी। सुबह होते ही दोनों शहर के लिए निकल गए। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।